हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे त्रिवेणी टर्बाइन्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को ये कंपनी लगी बिकॉज़ ये एनर्जी स्टोरेज पे भी काम कर रही है और वाकई मतलब इसका टर्बाइन का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा है। और ग्रोथ भी पिछले काफ़ी क्वार्टर से काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है कंपनी में। तो देखेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये क्या करती है और इसका आगे का स्कोप क्या है, इनके प्लान्स क्या हैं। प्लान्स अच्छे हैं। मैनेजमेंट मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो लगता है मैनेजमेंट को काफ़ी नॉलेज है अपने फील्ड के बारे में और कहाँ से मार्केट को उठाना है। अपना जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट होता है जिसे हम टैम कहते हैं, तो वो भी किस तरीके से उसको एक्सपैंड करना है और वहाँ पे हमको नए नए क्लाइंट्स को एक्वायर करके केटर करना है। चाहे वो यूएस में है या मिडिल ईस्ट में है या कहीं साउथ अफ्रीका में है रादर। मिडिल ईस्ट में तो नहीं है उतना। तो सारी बात करेंगे तो सबसे पहले टर्बाइंस टर्बाइंस यूज़ कहाँ होती हैं। आप अगर अपनी अपनी स्क्रीन पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लोबल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन इज़ लेड बाय हीटिंग एंड कूलिंग एप्लीकेशंस। तो जो फाइनल एनर्जी कंजम्पशन आप देखो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं सीमेंट की इंडस्ट्री का, वहाँ पे आपको लाइमस्टोन को हीट करना है। ठीक है, तो वो पावर एक तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चाहिए अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। दूसरा, अगर उस लाइमस्टोन को हीट करना है तो उसके लिए हीटिंग भी आपको चाहिए। हीटिंग के लिए कुछ आपका सोर्स होना चाहिए, जो एनर्जी होनी चाहिए। या फिर अगर आप टेक्सटाइल में बात करते हैं तो डाइज़ के लिए, कपड़ों को डाई करना है तो उसके लिए आपको हीटिंग चाहिए। अगर आप शुगर इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं तो आपके जो शुगर केन का जूस है उसको हीट करने के लिए आपको ऑब्वियसली, अगर आपने देखा है यूपी साइड आप गए हैं या कहीं पे भी, मतलब मैं उतना साउथ में नहीं घुमा हूँ, लेकिन अगर नॉर्थ में आप जाएंगे तो दिखेगा आपको बहुत सारे ये शुगर केन वाली आपको फैक्ट्रीज दिखेंगी, तो उसके लिए भी हीटिंग चाहिए। शुगर क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए आपको हीटिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो एक अगर इंडस्ट्री है जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो सीमेंट है, टेक्सटाइल है, शुगर है, ऑयल एंड गैस है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी तो आपको चाहिए, वो तो बेसिक है, इट्स कॉमन सेंस कि आपको अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए बिजनेस में अपने इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, लेकिन दूसरा आपको कोई हीटिंग का भी सोल्यूशन चाहिए। तो इनकी जो टर्बाइंस होती हैं ये क्या करती हैं, जैसे स्टीम टर्बाइंस में काफ़ी ज़्यादा हैं, रिन्यूएबल साइड में भी हैं, जैसे क्या होती हैं वो सब आगे जाके ऑफ कोर्स सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से मैं स्टीम टर्बाइंस की बात करता हूँ। तो कोई कंपनी है, किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में है या किसी में भी है, सीमेंट इंडस्ट्री में है, वो उसका सीमेंट का प्लांट थोड़ा दूर है जहाँ से आपका ग्रिड है, ग्रिड आती है, ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी आती है, और ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी भी अगर उस एरिया में रिलायबल नहीं है, तो ये कंपनीज क्या करती हैं इंडस्ट्रीज़ में, एक टर्बाइंस खरीद लेंगी रादर, और उस टर्बाइन से ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती हैं। और जो एक्सेस हीट होता है, बिकॉज टर्बाइन फंक्शन कैसे करता है, टर्बाइन को फंक्शन करने के लिए एक वर्किंग फ्लूइड चाहिए होता है। अब वो वर्किंग फ्लूइड कुछ भी हो सकता है। एक CO2 बैटरी अभी टेक पे त्रिवेणी काम कर रही है NTPC के साथ, और इंडिया में फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। तो इसीलिए भी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एनर्जी डोम है, इटली की कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके NTPC के लिए खुडगी वाले प्लांट में ये 160 मेगावाट आवर्स का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 160 मेगावाट आवर का एक LDES, जिसको हम लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज कह रहे हैं, वो बना रही है। तो उसमें वर्किंग फ्लूइड होता है आपका CO2, लेकिन स्टीम टर्बाइंस में आपका वर्किंग फ्लूइड होता है स्टीम। अब स्टीम कैसे बन सकती है, आप खुद सोचो, पानी को गर्म करके। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी इंडस्ट्री है उसके पास पानी को गर्म करना है हमको। ठीक है, हमारे घर में हम पानी गर्म करते हैं तो अपना हम स्टोव ऑन कर लेते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं, या अगर गांव में रहते हैं तो आग पे अपना पानी को, मतलब लकड़ी जला के एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यूज़ कर लिया। रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास नहीं है, सफिशिएंट सोर्स नहीं है, तो हमने कोल यूज़ कर लिया। तो फ्यूल से मतलब नहीं है, दिस कंपनी इज़ फ्यूल एग्नोस्टिक, इसको फ्यूल से कोई मतलब नहीं है। अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उसको रन करना है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है सीमेंट की, और वहाँ पे ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे जो कंपनी है वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है, तो त्रिवेणी टर्बाइंस खरीदेगी और हीटिंग का सोर्स अपनी तरफ से लेके आएगी, चाहे वो कोल लेके आए या फिर म्यूनिसिपल का वेस्ट अगर है, वेस्ट टू एनर्जी हम इसको कहते हैं। अगर सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है वेस्ट की, तो वो वेस्ट को हीट करके हम पानी को गर्म कर सकते हैं और स्टीम बना सकते हैं। सोर्स कुछ भी हो सकता है, शुगर केन की अगर कोई मिल है, शुगर मिल है, तो वहाँ पे तो ऑफ कोर्स जो जैसे बैगेस, जो मोलासेस होता है, बैगेस होता है शुगर केन का, तो उसको हम जला के यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई भी, मतलब इंडिया में तो एग्रीकल्चरल आउटपुट की कमी होती भी नहीं है, तो हमारे पास फ्यूल एज अ फ्यूल हम पे सोर्स की कोई कमी नहीं है। पर्टिकुलरली रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं सब, जो एग्रीकल्चरल जो बायोमास होता है, तो उसको हम हीट करके शुगर मिल में
पानी को गर्म कर सकते हैं बेसिकली टरबाइन चलाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिकॉज एसेंशियली एट द एंड आपका जो टरबाइन है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो उसको जनरेट करने के लिए हीट चाहिए। अब हीट के लिए हम पानी गर्म करते हैं, तो सोर्स मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है, कोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे जब हमने स्टीम जनरेट किया तो वो टरबाइन को, ऑफ कोर्स आपको पता है कि स्टीम से टरबाइन रन होगी, टरबाइन वुड बी कनेक्टेड टू अ जनरेटर, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि सिर्फ एक कंपनी को, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे एक आप नीचे देखेंगे कि पहले स्लाइड को थोड़ा समझो फिर आगे का बात बताता हूँ मैं। हीटिंग एंड कूलिंग में 51% आपका यूज़ होता है, लेकिन एनर्जी जो रीन्यूएबल एनर्जी का अभी भी पार्ट है इसमें, वो सिर्फ 11.2% है। ये स्लाइड कंपनी ने इसीलिए दिखाया है क्योंकि त्रिवेणी टर्बाइंस थोड़ा रीन्यूएबल साइड में ज़्यादा केटर करने की भी कोशिश कर रही है। रीन्यूएबल जब मैं कहता हूँ इसका मतलब ये कि ऐसी एंड इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा फोकस कर रही है जहाँ पे सोर्स, पानी को गर्म करने का सोर्स आपका रिन्यूएबल हो, जो मैंने आपको पहले बताया। ट्रांसपोर्ट में आप देखोगे 32% यूज़ होता है एनर्जी, लेकिन रिन्यूएबल का सोर्स कितना है, सिर्फ 3.7, और बाकी पावर में भी आप देख लो 28% ही है। तो यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा है, थर्मल एनर्जी यूजेस विच इंक्लूड स्पेस एंड वाटर हीटिंग, स्पेस कूलिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट। अब इसमें प्रोसेस हीट क्या होता है, आपको मैंने बताया कि एक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, आपको हीटिंग की भी ज़रूरत होती है बहुत सारी एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ में। तो क्या होता है, जब वो आपने स्टीम को, पानी को गर्म करके स्टीम बनाई, स्टीम हॉट है, उसने टरबाइन को रन किया, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी टरबाइन होती है। कोई ब्लीड टरबाइन आपकी होती है जिसमें आप क्या करते हैं, एक पॉइंट पे उस टीम को अलाउ करते हैं एग्जिट करना, और वो जब स्टीम वहाँ से एग्जिट करती है, यूजुअली तो लूप में चलती है। टरबाइन को आपने पानी गर्म किया, टरबाइन में स्टीम बनी, टरबाइन रन हुई, जनरेटर से कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी निकली। लेकिन कहीं अगर आपको और हीटिंग फंक्शंस चाहिए तो आपने एक ब्लीड ऑफ पॉइंट निकाला, कट किया, वहाँ से आपने आउटपुट निकाला अपने हीटिंग सोल्यूशंस के लिए। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी भी बनवा ली टर्बाइन के हेल्प से, और आपने क्या बना लिया, हीटिंग का भी पूरा काम करवा दिया। तो इसीलिए बहुत डिमांड है इस टाइम पे टर्बाइन की, लेकिन एक ये कंसिस्टेंट डिमांड नहीं है। आपको मैं आगे जाके इसका टैम बताऊंगा कि किस हिसाब से है। अगेन अब इस स्लाइड को देखो। अब उससे पहले एक और चीज़, जो त्रिवेणी टर्बाइंस है वो काम करती है 100 मेगावाट तक की टर्बाइन बनाती है, और 100 मेगावाट ठीक होता है, एक यूटिलिटी स्केल का होता है, बहुत बड़ा काम होता है 100 मेगावाट में। तो आप देखोगे, while overall global steam turbine market has been declining over the years, द ग्लोबल जो आप देख ही रहे हो, ओवरऑल जो पूरा डिक्लाइन चल रहा है उस मार्केट में। 120 गीगावाट था 2013 तक, और अभी हो गया वो 81 गीगावाट का मार्केट। तो अगेन अ डिक्लाइन ऑफ 4% पर एनम ईयरली ड्यूरिंग 2013 टू 2023। अब आप बोलोगे कि ये पूरा जब टैम ही इनका श्रिंक कर रहा है, टैम डिक्लाइन कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी कैसे हुई। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखो। जब मैंने आपको बताया पहली वाली, तो वाइल द मार्केट हैज़ बिन डिक्लाइनिंग, लेकिन द त्रिवेणी टर्बाइंस एड्रेसेबल मार्केट इज रिलेटिवली स्टेबल एंड ग्रीव 3% YoY इन 2023। तो आप इसको पॉज करके ये स्क्रीन देख सकते हैं, ओवरऑल भी दिखाया है, एक्स चाइना भी दिखाया है, तो किस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है बिलो 100 मेगावाट में। तो वो लिखा है, वाइल बिलो 100 मेगावाट इंडस्ट्रियल सेगमेंट वेयर त्रिवेणी टर्बाइंस ऑपरेट्स, इट इज रिलेटिवली स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, एंड इन 2023 द बिलो 100 मेगावाट मार्केट एक्सक्लूडिंग चाइना एंड जापान दैट त्रिवेणी एड्रेसेस बेसिकली, कोई आ गया लेकिन छोड़ो, कोई केटर कर लेगा, एड्रेसेस ग्रू 3% YoY। तो जिस, इवन दो अगर सारे टर्बाइन का मार्केट हम देखें, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, 100 मेगावाट से ऊपर है नीचे है, तो सब मार्केट श्रिंक कर रहा है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर 100 मेगावाट से नीचे की हम बात करें, तो वो मार्केट का जो टैम है वो प्रिटी स्टेबल है ओवर द ईयर्स, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है वो मार्केट, इट इज़ स्टेबल। 3% से अगर 2023 में देखें तो 3% से बढ़ा है। अभी आप देखो, मैं रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात कर रहा था कि रिन्यूएबल सेगमेंट में केटर कर रहे हैं, ये पावर किस हिसाब से बनवाते हैं, वहाँ पे देखो सोर्स क्या होता है हीट जनरेट करने का। एक तो बायोमास, जो मैंने बताया, बैगेस, पाम ऑयल रेसिड्यूज, वुड पैलेट्स, राइस हस्क, ये सब आपका ऑफ कोर्स बायोमास में आ गया। फिर वेस्ट टू एनर्जी, म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, आप इन सबको सोर्स करके उनको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट हीट रिकवरी, मेटल्स, सीमेंट, स्टील, इन इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, और यहाँ इन फंक्शंस के लिए भी यूज़ होता है। तो ये भी आपको देखना है। तो अगेन मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्बाइंस बनाती है, स्टीम टर्बाइंस बनाती है, फिर API टर्बाइंस भी बनाती है। API टर्बाइंस में इनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आने की ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। API टर्बाइंस होता है
अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स वाली टर्बाइंस। मींस अमेरिका में अगर आपको टर्बाइन यहाँ से एक्सपोर्ट करके लेके जाना है, और पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, तो आपको एपीआई की जो गाइडलाइंस हैं, आप कह सकते हैं कि इनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट करना होता है। पर्टिकुलरली आई थिंक इफ़ आई टॉक अबाउट, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, 611 एक स्टैंडर्ड होता है, और एक होता है एपीआई स्टैंडर्ड 612। तो इन दोनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो अगेन मैंने आपको बताया रिन्यूएबल साइड में केटर करती हैं, उसका पूरा मैंने बताया। एपीआई स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करना है, तो अमेरिका में अगर ऑयल एंड गैस को केटर करना है इंडस्ट्री को, तो ये एपीआई टर्बाइंस भी बनाती हैं। बाकी आगे जाके धीरे धीरे बताऊंगा CO2 में कैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे कैसे नहीं आ रहे हैं। और इनका एक तो प्रोडक्ट वाला सेगमेंट इसे हम कहेंगे कि प्रोडक्ट बनाते, बेसिकली टर्बाइंस बना के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेचते हैं। दूसरा इनका बिजनेस मॉडल में दूसरा सेगमेंट है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग सेगमेंट, कोई छोटा मोटा सेगमेंट नहीं है। तो वो है आफ्टर मार्केट ऑफरिंग्स। बिकॉज क्या है, टर्बाइंस अगर ख़राब हुई हैं किसी इंडस्ट्री में, चाहे वो थर्ड पार्टी की टर्बाइंस हुई, चाहे वो त्रिवेणी की टर्बाइंस हुई, तो उनको रिपेयर करना, आप ऐसे नहीं है कि आपने अर्बन कंपनी को बुला दिया, अर्बन क्लैप को बुला दिया कि भाई आ जाओ ज़रा 500 रुपये लेके ये टर्बाइन ठीक कर दो। ऐसा नहीं है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर्स चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। तो ये त्रिवेणी टर्बाइंस, ये चाहे साउथ अफ्रीका में भी जाएंगे, तो इनका बिल्कुल ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका में ब्लैकआउट्स बहुत होते थे, ब्राउन आउट्स भी होते थे काफ़ी। ब्लैकआउट तो खैर कंप्लीट ब्लैकआउट होता है, ब्राउन आउट में थोड़े टिपिकल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो बहुत ज़्यादा होती थी। तो इन्होंने अपनी आफ्टर मार्केट सर्विसिंग प्रोवाइड करी, और वहाँ पे अब क्या हुआ, इन्होंने पूरा ओवरहॉल किया, जितना रिफर्बिश करना था उनको किया, जितना मॉडिफाई करना था, रिपेयर करना था, सब कुछ किया। और अब वहाँ जाके ब्लैकआउट्स बहुत कम हो गए हैं साउथ अफ्रीका में, तो इनका एक मार्केट बन गया। बट उससे एक बुरी बात ये हुई कि इनके जो अब सिंस वहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट रही नहीं मॉडिफिकेशंस की या रिपेयरिंग सर्विसेज की या आफ्टर मार्केट की, तो वहाँ से ऑर्डर्स आने फ़िलहाल कम हो गए हैं। बट इनका एक इमेज बन गया कि भाई एट द एंड ऑफ द डे अच्छा ही हुआ कि त्रिवेणी के लिए एक इमेज बन गया कि ओके, इनके आफ्टर मार्केट सर्विसिंग से हमारा मीन जो इतने ज़्यादा ब्लैकआउट होते थे साउथ अफ्रीका में, वो कम हो गए। तो अब इसको फिर दूसरे कंट्रीज़ में जब जाएगी, तो उसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि देखो हमने वहाँ पे जो ब्लैकआउट्स होते थे वहाँ एड्रेस किया। और आपकी कंट्री में, बिकॉज ये यूएस में पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसमें अभी ये लॉस भी ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट मार्केट है, हम यहाँ अपना एकदम फुट होल्ड बैठा रहे हैं, ताकि आफ्टर मार्केट हम अच्छे से केटर कर पाएँ। और इनके पास अब ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि इनके आफ्टर मार्केट सर्विसेज एक्चुअली एफिशिएंट है। तो आफ्टर मार्केट ऑफरिंग्स आप पॉज करके देख सकते हैं कि ये क्या क्या करती हैं, ये आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो अब मैं दूसरी स्लाइड में जाता हूँ। दूसरा इनका क्या है, रिफर्बिश है, आफ्टर मार्केट के अंदर आता है। दो सेगमेंट है, प्रोडक्ट वाला मैंने बता दिया, ये आफ्टर मार्केट की मैं बात करूँ, जो कि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है काफ़ी, इसको इग्नोर मत करना। तो रिफर्बिशमेंट में क्या करते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। एक दो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। OEM एक्सपर्टीज़ विद वास्ट नॉलेज ऑफ रोटेटिंग इक्विपमेंट, कंप्रेसर, टर्बाइंस, जो भी रिलेटेड हो, सबके पास इनका वास्ट एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप इसको पॉज करके बता दें, दिख लेना। अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट्स में पूछना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन कमेंट्स। अब ये सब मैंने आपको बताया। एक नई चीज़ इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये क्या कर रही है। अब जैसे इसके लिए आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा एनर्जी स्टोरेज का। तो एनर्जी स्टोरेज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैंने पहले भी बताया। अगर हम ट्रेडिशनल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, तो हमको एक आइडिया रहता है कि हमने कितनी एनर्जी बनानी है, कितनी जनरेट करनी है, हम पे एक प्लान रहता है, सब कुछ प्लान रहता है। तो ग्रिड की जो स्टेबिलिटी होती है वो एटलीस्ट मेंटेन रहती है। लेकिन जब हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, सोलर प्लांट्स, सोलर पावर, विंड पावर, हाइब्रिड पावर, तो उससे क्या हो रहा है कि हमें पता नहीं है कि अब तो सन आएगा दिन में, रात में नहीं आएगा, विंड का भी कब चलेगी कब नहीं चलेगी पता नहीं है। तो ये इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर रात को नहीं कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, रात को नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से कभी रात को विंड बहुत तेज़ है, दिन में नहीं है, सन भी नहीं है, क्लाउडी डे है, तो आपकी एनर्जी आउटपुट बहुत ही कम हो जाएगा। तो बहुत इंटरमिटेंट है, कभी बहुत, कभी कम, कभी एक्सेस, कभी बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाता है, डेफिसिट में चला जाता है। तो उसके लिए आपको ग्रिड को स्टेबिलिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, वोल्टेज इरेगुलेशन होते हैं, हार्मोनिक्स क्रिएट होती हैं। तो उसको केटर करने के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट भी अब शायद ये प्लान लेके आने वाली है कि जो भी सोलर पावर प्लांट आप किसी पर्टिकुलर रेंज से ऊपर अगर आप बना रहे हैं, तो 10% आपका एनर्जी स्टोरेज भी उसके साथ होना ही चाहिए। तो उससे क्या होगा, बड़े बड़े जो सोलर प्लांट्स हैं वहाँ पे एनर्जी स्टोरेज की भी बहुत पार्ट्स हैं। एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें लिथियम आयन बैटरीज को कंबाइन किया जाता है खूब सारी, और पूरा एक BESS सिस्टम बनाया जाता है एनक्लोजर के अंदर, तो बड़ी सी बैटरी की तरह वो परफॉर्म करता है। तो यूजुअली BESS
का सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज है। फिर हाइड्रो, जिसे हम कहते हैं पम्प्ड हाइड्रो, मैंने बहुत बार बताया है, फिर से एक्सप्लेन इस वीडियो में नहीं करूँगा, इम्पॉर्टेंट है लेकिन इस वीडियो में रेलेवेंस नहीं है उसका। फिर एक थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब हैं तो बहुत सारी हैं, लेकिन तीन आजकल बहुत चल रही हैं। एक तो BESS, फिर पम्प्ड हाइड्रो पे भी काम चल रहा है, और अब एक आने वाली है CO2 बैटरी टेक्नोलॉजी, जो एनर्जी डोम का पेटेंट भी है उसका, जो इटालियन कंपनी है, उसी के साथ त्रिवेणी टर्बाइंस काम कर रही है। किसके लिए? NTPC के लिए, जो खुडगी वाला इनका सुपर क्रिटिकल प्लांट है, तो वहाँ पे ये एनर्जी स्टोरेज का काम करेंगे। तो BESS इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पावर सेक्टर को देख रहे हैं तो BESS नहीं समझते हैं अभी, हाइड्रो पावर नहीं समझते हैं, हाइड्रो पम्प्ड हाइड्रो हम समझते हैं, CO2 बैटरी टेक्नोलॉजी। तो जितनी भी एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म्स हैं, सबका काम क्या है कि जब हम एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, विंड भी बहुत चल रहा है, सनलाइट भी बहुत अच्छी है, तो उस केस में क्या है, जो एक्सेस एनर्जी है, ग्रिड को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो एक्सेस एनर्जी आप स्टोर करो। जब रात को सन चला गया, विंड नहीं आ रही है, लेट्स से रात को से, या फिर विंड आ भी रही है लेकिन सन तो नहीं मिलेगा आपको रात को, तो वहाँ से पावर आउटपुट जब आपका कम हो रहा है, तो इसेंशियली आप क्या करते हैं, जो आपने दिन में एनर्जी स्टोरेज करी थी, जब एक्सेस टाइम पे बेसिकली जब एनर्जी स्टोरेज करी थी, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं आउटपुट को मेंटेन करने के लिए और ग्रिड को स्टेबल करने के लिए। तो CO2 बैटरी में क्या होता है ना, ये क्लोज्ड थर्मोडाइनमिक लूप में काम करती है। तो सबसे आप पहले आप CO2 को कैप्चर करते हैं। अब कैप्चर करके आप एक कंप्रेसर यूज़ करेंगे जो CO2 को कंप्रेस करता है एक सुपर क्रिटिकल स्टेज में। अब सुपर क्रिटिकल स्टेट में जब CO2 होता है, तो प्रॉपर्टी CO2 की सबसे पहले तो ये है कि इट इज़ एबंडेंट इन नेचर में आपको मिल जाएगा, या फिर अगर किसी इंडस्ट्री से CO2 एमिट हो रहा है, तो वहाँ उस पॉइंट पे आप उसको कैप्चर करो। काफ़ी रिफाइन आपको, काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड आपको करना होता है CO2 को, तो वो आपने किया। फिर आपने कंप्रेस किया। अब कंप्रेस करके आप उसको इंसुलेटेड टैंक्स में फिल कर सकते हैं। तो जब आपको ज़रूरत पड़ रही है, जब आपके पास एक्सेसिव एनर्जी नहीं है, तो वही CO2 कुछ गैस को जो आपने कंप्रेस करके इंसुलेटेड टैंक्स में रखा है, उसको आप एक्सपैंड करवाते हैं टरबाइन के थ्रू। अब जब वो टरबाइन के थ्रू एक्सपैंड करती है, तो वो एक गैस का काम करती है। अब वो जब, बिकॉज सुपर क्रिटिकल स्टेट में जो CO2 है आपका, वो लिक्विड की तरह भी फंक्शन करता है और अपने गैस की तरह भी फंक्शन करता है। सुपर क्रिटिकल स्टेट में कोई भी एलिमेंट तब जाता है जब उसका एक जो भी क्रिटिकल टेम्परेचर है या क्रिटिकल प्रेशर है, दोनों के ऊपर उसको पहुंचा दिया जाए। तो वो गैस की तरह भी बिहेव करता है, लिक्विड की तरह भी बिहेव करता है। तो जब आपको एनर्जी चाहिए, तो टरबाइन में आप उस जो स्टोर्ड टैंक में गैस CO2 कंप्रेस्ड गैस पड़ी हुई है, कंप्रेस्ड CO2 पड़ी हुई है, उसको आप एक्सपैंड करवाओ, टरबाइन रन होगी, अगेन जनरेटर से कनेक्टेड रहेगी, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और वो क्लोज्ड लूप में वापस से उस टरबाइन को हम भेज देंगे टैंक्स में स्टोर करके, कंप्रेस करके वापस से कर देंगे, तो CO2 का वेस्टेज भी नहीं होता है। दैट्स वाई ये सेड इन द बिगिनिंग कि ये क्लोज्ड थर्मोडाइनमिक साइकिल पे काम करता है ये फंक्शन, ये जो वो है, ये जो टेक्नोलॉजी है। तो आपको यहाँ पे समझ आया कि ये BESS की तरह नहीं है, और एडवांटेज है यहाँ पे BESS से इसका, क्यों यहाँ पे कोई रेयर मेटल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, रेयर अर्थ मेटल, बिकॉज BESS में आप लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं। तो लिथियम तो सबसे पहले अपने एक रेयर अर्थ मेटल आपकी रिक्वायरमेंट हो गई, तो इसमें कोई ऐसा रेयर अर्थ मेटल नहीं है, CO2 बहुत एबंडेंट है। तो ये भी एक एनर्जी का स्टोरेज का फॉर्म है, जो अब काफ़ी काफ़ी अभी तो नहीं आया इंडिया में, फर्स्ट प्रोजेक्ट है जितना मुझे ध्यान आ रहा है, अभी तक किसी ने काम नहीं किया इस पर। तो देखना पड़ेगा। Q4 में कंपनी का भी ये कहना है कि हमने डिस्क्लोज इसीलिए किया क्योंकि ऑर्डर का जो मैग्नीट्यूड था वो बड़ा था, और एक्सचेंज के रेगुलेशंस के हिसाब से हमको वो डिस्क्लोज करना पड़ा। तो कंपनी को भी कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी इस चीज़ का, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी इस पर काम कर रही है तो बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा ये प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है, देखना पड़ेगा। दैट्स वाई आई सेड कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर CO2 बैटरी पे ये सक्सेसफुली काम कर पाती है और कॉस्ट को कम कर पाती है, अभी तो क्या है इनको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनको 200 किलोवाट आवर का पैसा मिल रहा है, 1 किलोवाट आवर का $200 इनको मिल रहा है। मीन्स 1 मेगावाट आवर का कितना हो गया, $200,000, $2 लाख हो गया। तो इसका पहले तो किलोवाट आवर का मतलब समझो, अगर 3 किलोवाट आवर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 घंटे तक 3 किलोवाट का आउटपुट रहेगा वहाँ से, जब हम उस एनर्जी को डिस्पैच करवाएंगे। 6 मेगावाट आवर्स का मतलब 1 घंटे तक 6 मेगावाट पीक पे ये डिस्चार्ज करता रहेगा। तो 1 किलोवाट, आप समझ गए, तो 1 किलोवाट का इनको मिल रहा है $200। अगेन मेगावाट में देखेंगे, मेगावाट में नहीं समझते, हम कंफ्यूज हो जाओगे। किलोवाट का इनको मिल रहा है $200, और अगर आप इसको बिकॉज 160 मेगावाट का है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो 160 को, और उसको अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 290 करोड़ का आपका मोटा माटी आएगा
इनको इसी रेट के हिसाब से ऑर्डर मिला है और 290 करोड़ का ही उनका ऑर्डर है। और अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है इसके बारे में, एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इफ़ द कंपनी कैन एक्चुअली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट, तो वो हमको देखना पड़ेगा। बाकी अगेन एक बेनिफिट मैंने आपको बताया कि बी ई एस एस से क्या है कि यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल नहीं यूज़ होता है। दूसरा बेनिफिट अभी है नहीं, वो बेनिफिट वो ये है। अब सब दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये पूरे सिस्टम की कॉस्ट है। $200 पर किलोवाट आर, ये पूरे सिस्टम की कॉस्ट है, इट्स नॉट स्टोरेज कॉस्ट। मतलब आपको पूरा कंप्रेसर चाहिए, टरबाइन चाहिए, पूरा सिस्टम बिठाना है आपको, पूरे स्टोरेज टैंक्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूडेड होगा इसमें। और अगर मैं कंपेयर करूं बी ई एस एस से, इस टाइम पे जो उसका पूरा सिस्टम वाला कॉस्ट, अगेन बी ई एस एस की स्टोरेज कॉस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम की कॉस्ट, बिकॉज बी ई एस एस में आपके लिथियम आयंस पूरे सेल्स आएंगे, फिर आपको पूरे सेल्स को कंबाइन करवाना है बड़ा सा, फिर उसमें आपको इन्वर्टर चाहिए, कूलिंग सोल्यूशन चाहिए, आपको उसमें बाहर का मेटल एनक्लोजर भी चाहिए। तो पूरे सिस्टम की कॉस्ट, इवैक्यूएशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों में सिस्टम की कॉस्ट के हिसाब से अगर बी ई एस एस का देखें तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। आई थिंक 150 से 180 के बीच में आप ले लो। लेकिन त्रिवेणी टर्बाइंस का कहना यह है कि हमें ऑर्डर भले ही $200 पर किलोवाट का आर का मिला है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट में हो पाए ना हो पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एज अ कंपनी उनका गोल ये है कि जो इसकी कॉस्ट है हमको इसको $120 पर किलोवाट आर से लेके $125 पर किलोवाट तक लेके आनी है। और अगर ये हो गया तो ये बी ई एस एस का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाएगा। अगेन दैट्स वाई ऐसे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी, चाहे वो सोलर में हो, टॉपकॉन की मैं बात करता हूँ, मोनोपर्क की मैं बात करता हूँ, कि हर कोई बात करता है कि एकदम लीडिंग टेक्नोलॉजी है, वो भी अब हटने वाली है। अब हेट्रो जंक्शन वाले आ गए हैं सोलर पैनल्स, और इंडिया में आई डोंट थिंक उस पर कोई काम कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी से आपको बहुत फेमिलियर होना पड़ता है। अगेन बी एस एस कहीं जाने नहीं वाला है, ऐसा नहीं है कि बी एस एस अब बेकार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको ये भी ध्यान देना है कि बी एस एस के ऑल्टरनेटिव भी कौन सी टेक्नोलॉजी बहुत फीजिबली, बहुत इकोनॉमिकली आपका एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन आपका प्रोवाइड कर सकती है। तो ये एक चीज़ है इसके बारे में। बाकी रेवेन्यू वगैरह आप देखेंगे, Q3 का भी देखो, 9 मंथ FY25 का भी देखो, तो अच्छा है। अगर आप Q3 से Q3 को देखेंगे तो भी 17% से रेवेन्यू बढ़ा है, और 9 मंथ में देखेंगे तो 23% से रेवेन्यू आपका बढ़ा है। अगर आप एबिटा देखेंगे और एबिटा मार्जिन्स भी देखो, काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। Q3 का भी देख सकते हैं, अगेन पॉज करके ये आप देख सकते हैं किस स्पीड से बढ़ा है, किस स्पीड से नहीं बढ़ा है। एबिटा 30% से बढ़ा है, और पैट आप देखेंगे 36% से बढ़ा है। मैं Q3 की ही बात कर रहा हूँ, Q3 ओवर Q3 की बात कर रहा हूँ, 9 मंथ की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो 9 मंथ को भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। मींस कंपनी का जो रेवेन्यू का जो पेस है, उस पेस पे कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, कॉस्ट कम पेस पे बढ़ रही हैं। और सिंस अगर कॉस्ट कम पेस पे बढ़ रही है तो आपका सारा का सारा प्रॉफिट बच जाता है। नीचे आते आते आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जैसे कि हमको दिख रहा है 30% से बढ़ा है, रेवेन्यू 17% से, एबिटा 30% से, और पैट 36% से। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है इस बार इनकी। बाकी ऑर्डर बुकिंग भी अगर आप देखें तो कोई 9 मंथ में आपको ठीक लगेगा, लेकिन अगर आप ऑर्डर बुकिंग देखेंगे इनकी Q3 में, तो Q3 में इनके बहुत कम ऑर्डर्स आए, डोमेस्टिक से इनके बहुत कम इस बारी ऑर्डर्स आए। और अगेन कंपनी होपफुल है कि आगे जाके हमारे ऑर्डर्स आएंगे डोमेस्टिक में, और कंपनी ने अपफ्रंट बताया भी कि डोमेस्टिक में हमको एक स्लो डाउन दिखा इस टाइम पे। तो मेरे को पढ़ के ये लगा, मैनेजमेंट को रिसर्च करके, मैं तो पिछले काफ़ी टाइम से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, कि अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो मैनेजमेंट अपफ्रंट आके बता देता है। ये तो मैंने देखा, अदरवाइज मैनेजमेंट घुमा देता कि नहीं नहीं स्लो डाउन नहीं है, हम ऑर्डर्स नहीं ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला स्लो डाउन है डोमेस्टिक में, और हम इस बारी एक्सपोर्ट इनका बहुत अच्छे से बढ़ा, दैट्स वाई मार्जिन भी इनके अच्छे से बढ़े। लेकिन ऑर्डर वाइज ये कह रहे हैं कि डिस्टिलरी जो है, डिस्टिलरीज के भी ऑर्डर्स इनके पास आते हैं। अगेन आपको पता है कि डिस्टिलरीज में ही पावर और हीट का आपका रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ से भी इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। अभी कह रहे हैं डिस्टिलरीज से ऑर्डर्स फाइनलाइज होने वाले हैं, और इंक्वायरी आने लग गई है हमारी स्टील, सीमेंट एंड ऑयल एंड गैस की। तो अब पहले मैं देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अगर छूट गया है तो वो भी मैं कवर कर लूँगा। डोमेस्टिक ऑर्डर बुकिंग सप्रेस्ड थी, बट लाइकली टू रिवाइव गोइंग फॉरवर्ड, एंड आफ्टर मार्केट सेगमेंट विल बी अ ग्रोथ सेगमेंट मूविंग ऑनवर्ड्स। तो आफ्टर मार्केट सेगमेंट को इग्नोर मत करना जस्ट बिकॉज उसमें नाम है कि आफ्टर मार्केट है, एक सर्विसिंग वाला सेगमेंट है, ऐसा नहीं है। बिकॉज आपको जैसे टर्बाइन खराब हुआ, उसका पार्ट भी तो चाहिए। अब वो पार्ट कंपनी बनाएगी, पार्ट कोई सस्ते नहीं आते हैं। आपको रिफर्बिश करना है, आपको पूरा रिपेयर करना है, तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। वहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे होंगे इनके, इट्स नॉट दैट कि मार्जिन्स ख़राब होंगे।
ठीक है। CO2 बैटरी मैंने आपको बता दिया, सब कुछ ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। कंपनी का कहना है कि देर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन टैरिफ्स एज वी हैव द कैपेसिटी टू लोकलाइज व्हेन कस्टमर्स आस्क। अगर यूएस पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे इनको लोकलाइजेशन चाहिए, अगर उनका एंड कस्टमर बोल रहा है तो कंपनी कह रही है कि हमारे पास वो कैपेसिटी है, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टैरिफ का। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये तो शायद हर मैनेजमेंट ही बोलेगा, हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा इनका टैरिफ का, बिकॉज पड़ सकता है, इट्स नॉट कि नहीं पड़ेगा। बाकी ये है कि यूएस इज़ एन इन्वेस्टमेंट मार्केट फॉर अस। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कह रहे हैं कि एज मैंशनड लॉसेज इन यूएस वुड बी मोर देन 20 करोड़। ये उन्होंने पहले ही बता दिया था, अभी भी वही चीज़ कह रहे हैं, बट वी विल सी सॉलिड ग्रोथ, YOY ग्रोथ आएगी। लेकिन अगेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हो रहा है वहाँ पे, तो फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो रही हैं। तो बाद में क्या होगा कि जो उन्होंने कॉस्ट अभी लगाई है, जो पैसा लगाया है इन्वेस्टमेंट, वो इनको बहुत बहुत नहीं करना पड़ेगा। तो बाद में जाके जब ग्रोथ आएगी तो उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी। यूएस मार्केट नीड्स मोर टाइम टू पेनिट्रेट विल। अभी ये क्या कर रहे हैं यूएस में ना, जो एग्जिस्टिंग इनके टर्बाइंस हैं, बिकॉज बहुत टर्बाइंस हैं इनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड 60 समथिंग कंट्रीज़ में, तो वो उनको केटर कर रहे हैं। अब इनका प्लान ये भी है कि थर्ड पार्टी को भी हम केटर करेंगे। किसी और की टर्बाइन किसी ने बनाई है, कोई थर्ड पार्टी OEM की टर्बाइन है, तो हम उसको भी रिपेयर करेंगे। इट्स नॉट कि हम सिर्फ त्रिवेणी ही की ही टर्बाइंस को रिपेयर करेंगे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। कॉस्टिंग का भी आपको ध्यान रखना है। अगेन आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले डोमेस्टिक ऑर्डर बुकिंग कब रिवाइव होगी, Q4 में हमको उसका पता चल जाएगा, कमेंट्री सुननी पड़ेगी। और बाहर से कोई दिक्कत ना आए, यूएस में इनको कोई दिक्कत ना आए, यूएस में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है किस तरीके से प्ले आउट हो रही है, और कब इनको जाके लॉसेस कम होंगे और कब जाके ये प्रॉफिटेबल होंगे यूएस में। और आफ्टर मार्केट को भी आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि आफ्टर मार्केट कैसा हो रहा है। Q4 में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर्टिकुलरली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि CO2 बैटरी के ऊपर अभी बहुत, बैटरी जो ये बना रहे हैं एनर्जी स्टोरेज के अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, वो मैं आगे जाके Q4 में भी डिस्कस करूँगा। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपके रिसर्च के लिए। मैंने मोटा माटी समझा दिया है, अब आप अपने एंड पे रिसर्च करो। वैसे भी मार्केट में इस टाइम पे कुछ हो नहीं रहा है, मतलब क्रैकडाउन ही चल रहा है, तो इन्वेस्ट भी कहाँ ही करोगे आप। आई एम प्रिटी श्योर मैनी ऑफ यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ कैश। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो रिसर्च करने में, अपना रिसर्च अच्छा रखो, तो जब मार्केट वहाँ से ऊपर जब भी बॉटम बने, डजेंट रियली मैटर। अगर आपके कंपनीज अच्छी रहेंगी, रिसर्च अभी अच्छी रहेगी, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो आपको बहुत कंपनीज मिल जाएंगी पैसा कमाने के लिए, और बनेगा भी। जब मार्केट बॉटम से नीचे रिवर्स होकर ऊपर जाता है ना, तो उस फेज़ में पैसा बनता है। पीक पे पैसा बनना बन जाता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा हो जाता है पीक पे। तो जब वो रिवर्स करेगा ना, उस टाइम पे आपके पास कंपनीज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और प्रिपरेशन उसकी अभी से करो, रिसर्च अभी से करो। तो यही था आज की वीडियो में। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, जल्दी से जल्दी मुझे पूछें, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।